ओके फाइन। नेक्स्ट टॉपिक सारा लिखो बेटा। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसकी डेफिनेशन लिखवा दी थी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की डेफिनेशन लिखवा दी थी, नहीं लिखवाई। चलो फाइन, सारे ध्यान दो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझने से पहले हमें एक आइडिया होना चाहिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पहले हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का आइडिया होना चाहिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? जब भी कोई कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट रखा गया है और उस इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोड को इमर्स कर दिया जाए। तो जैसे यहाँ पे जिंक की इलेक्ट्रोड है जिसमें हमने उसको कॉपर सल्फेट के जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में स्टोर करके रखा है। तो अगर जिंक ऑक्सीडाइज होगा तो जिंक सॉल्यूशन में जिंक आयन बना देगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। जिंक सॉल्यूशन में जिंक आयन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह जाएंगे। जिंक सॉल्यूशन में जिंक आयन रिलीज कर देगा, इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। जिंक आयन सॉल्यूशन में चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन में है, पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन में है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड के ऊपर है, मेटल के ऊपर है, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। समझ आ गया बेटा? ठीक है फाइन। चलो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का आइडिया है तो ये सारी चीजें समझना इजी होगी। ओके फाइन। अब समझो, आईयूपीएससी ने रूल दिया कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल होगा। आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने बोला कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट इज ऑलवेज अ रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि रिड्यूस होने की टेंडेंसी। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है तो रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, यानी कि ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या होगी? कम होगी। रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा यानी कि ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टर्म समझो, रिडक्शन पोटेंशियल आपके दिमाग में फिट हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अपने आप फिक्स हो गया। तो आपको कोई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल टर्म नहीं यूज करनी, आपको कोई रिडक्शन पोटेंशियल टर्म नहीं यूज करनी, आपको एक ही टर्म यूज करनी है, एंड दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दिस इज क्लियर? समझ आ गई बात? ठीक है फाइन। नाउ अब आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का पता चल गया। उसके बाद अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं देन इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम ई नोट की फॉर्म में। तो जैसे कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा तो क्या होगा? ECU2 पॉजिटिव / Cu, यानी कि कॉपर 2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तभी कॉपर बनाया, बीच में स्लैश लगाया, दोनों अलग फेजेस में इसलिए। E मींस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नॉट मींस स्टैंडर्ड। Cu2 पॉजिटिव टू Cu, यानी कि कॉपर 2 पॉजिटिव से Cu मिल रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रही है। Is that clear to all? ये क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल। Is that clear to all? Fine. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को सीरीज में अरेंज करता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किस में अरेंज करता है? सीरीज में। तो मैं अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करता हूं, जैसे अगर मैं सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलूंगा दैट इज E0 Ag पॉजिटिव / Ag इज इक्वल टू 0.80 वोल्ट। अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर दैट इज इक्वलेंट टू 0.34 वोल्ट। अगर मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करता हूं SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.00 वोल्ट। ये 0.00 वोल्ट ये आईयूपीएससी ने बोला कि आप हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 कर दो। 0 का मतलब ये नहीं है कि ये काम नहीं करेगा, ये काम करता है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? 0 मान लिया। इससे ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, जो ऊपर लिखी है, कम होगा तो नेगेटिव। इज दैट क्लियर? तो यहाँ तक पिछले लेक्चर को मैंने रिफ्रेश कर दिया ताकि पिछली चीज़ें ना भी पता हो तो आपको समझ आ जाए। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। अब इसके बाद आपको सारा समझ आ जाएगा। ओके फाइन। सो और अब इससे कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसे E0 Fe2 पॉजिटिव / Fe दैट इज इक्वल टू -0.44 वोल्ट। अगर हम बात करते हैं जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Zn2 पॉजिटिव / जिंक दैट इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट।
अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देन इट इज इक्विवेलेंट टू -2.37 वोल्ट। तो ये तो मैंने कुछ 4-5 लिख दिए, ठीक है फाइन, लेकिन ऐसे कम से कम 25-30 हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल? आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पेपर में बताया जाएगा इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में इतना है। तो ये मेरे को तो याद होना चाहिए, मेरे को तो समझानी है चीज़, ठीक है, कुछ हद तक, ठीक है फाइन, लेकिन आपको पेपर में दिया गया तो इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कि हमने सीरीज में डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में अरेंज किया है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या इसको हम बोल देते हैं ईएमएफ सीरीज। हम ईएमएफ सीरीज जो है या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की अगर हम बात करते हैं, इस केस में डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को क्या किया? अरेंज किया। इज दैट क्लियर टू? समझ आ गई? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सीरीज बोल देते हैं या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोल देते हैं, वन एंड द सेम थिंग। इज दिस क्लियर टू ऑल? फाइन। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन क्या है, कहां अप्लाई होता है? तो सबसे पहले ये हमें बताता है कि प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी है या नहीं। स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस को प्रिडिक्ट करता है। नाउ व्हाट इज दिस स्पॉन्टेनिटी? स्पॉन्टेनिटी है यानी कि पॉसिबिलिटी है या नहीं है। ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है यानी कि ये प्रोसेस हो सकता है। ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है यानी कि ये प्रोसेस नहीं हो सकता। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है फाइन। मैं इस बेंच से जंप नीचे करूं, स्पॉन्टेनियस है, कर सकता हूं, पॉसिबिलिटी है जंप करने की, फिजिबल है। पर मैं इस बिल्डिंग से नीचे जंप मारूं और मेरे को कुछ ना हो, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। समझ आ गई? जो पॉसिबल है, जो फिजिबल है, जो हो सकता है, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जो नहीं फिजिबल है, जो नहीं पॉसिबल है, दैट इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ आ गई बात सबको? ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस समझ आ गया सबको। तो कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, इट इज प्रेडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हाउ? तो उसको हम प्रेडिक्ट करने के लिए हम बोलते हैं ई नॉट सेल जो होता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू ई नॉट कैथोड, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इट इज ऑलवेज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इज दैट क्लियर टू? कैथोड वो होती है जहां पे रिडक्शन होती है, एनोड वो होती है जहां पे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस, रिडक्शन यानी कि गेन। ऑक्सीडेशन, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, ए फॉर एनोड, दोनों वोवेल साउंड कर रहे हैं, याद रखना। ऑक्सीडेशन एनोड, रिडक्शन कैथोड। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। तो हम बोलते हैं ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। हम किसी इनडायरेक्ट रिएक्शन वाले प्रोसेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे ए पार्ट, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सेल को जिंक कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइट जो मेटल की फॉर्म में लेफ्ट में लिखा होता है, दैट ऑलवेज एक्ट एज एनोड। जो राइट साइड में लिखा है, दैट ऑलवेज एक्ट एज ए कैथोड। ये एक रिप्रेजेंटेशन का वे है जो हमने लिखना है। मेटल को लेफ्ट साइड में लिखते हैं, वो क्या एक्ट करेगी? एनोड। ये मेटल है, इसको लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं, इसको क्या बिहेव कर रही है? ये एनोड। और जो राइट साइड में लिख रहे हैं वो क्या बिहेव करेगी? कैथोड। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। समझ आ गई बात सबको? ठीक है फाइन। नाउ ये जो हमारे पास मेटल है जो कि एनोड एक्ट कर रही है, कैथोड, इसके हिसाब से हम बोलते हैं ई नॉट सेल किसके बराबर होगा? तो हम बोलेंगे ई नॉट कैथोड। कैथोड क्या एक्ट करेगा? कॉपर। हम इस केस में सल्फेट को नहीं सोचेंगे, हम मेटल की ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखेंगे। ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव स्लैश कॉपर माइनस ई नॉट एनोड इज Zn2 पॉजिटिव स्लैश 0। इज दैट क्लियर टू? कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड आपने अगर पीछे देखा हो, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है 0.34 वोल्ट और जिंक का देखोगे दैट इज माइनस 0.76। टोटल किया तो इट इज प्लस 1.10 वोल्ट। समझ आ गई मेरी बात? अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, अगर ये जो ई नॉट सेल है, इफ इट इज पॉजिटिव वैल्यू तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस। अगर ई नॉट की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। लेकिन अगर ई नॉट की वैल्यू, ई नॉट सेल दैट इज 0 और नेगेटिव, तो इसका मतलब प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर क्या है? 0 या कि माइनस, दोनों में से कुछ।
इज दैट क्लियर टू ऑल? कल नीट में क्वेश्चन आया था ये, ठीक है। ई नोट सेल नॉन स्पॉन्टेनियस होगा अगर ई नोट सेल 0 है। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन, समझ आ गई बात सबको, ठीक है फाइन। सो दिस इज द थिंग अबाउट ई नोट सेल। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? ठीक है फाइन। सो अब आपको जैसे इसको एक्सप्लेन करना है तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, लेट अस सी। जैसे आपके पास सेल, एक और सेल का रिप्रेजेंटेशन का वे है, जैसे Ag/Ag+, सिल्वर से सिल्वर आयन मिल रहे हैं यानी कि ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये क्या बिहेव करेगा, एनोड। बीच में सॉल्ट ब्रिज जो सेल के दोनों सेल को कनेक्ट करता है, दिस इज सॉल्ट ब्रिज। और साथ में Cu2+ कॉपर, ये रिड्यूस हो रहा है क्योंकि कॉपर 2+ से कॉपर मिल रहा है यानी कि रिड्यूस हो रहा है, ये क्या एक्ट करेगा, कैथोड। तो इस केस में ई नॉट सेल किसके बराबर हो जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट, कॉपर कैथोड है इसलिए Cu2+ कॉपर, एनोड इज सिल्वर यानी कि ई नॉट Ag+/Ag। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हमने देखा 0.34, सिल्वर का हमने देखा +0.80। तो जब आपने कैलकुलेट किया दैट इज 0.46 वोल्ट माइनस में, वोल्ट इज द यूनिट ऑफ ई नॉट सेल। इज दैट क्लियर टू ऑल? किस में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो यानी कि ये क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ आ गया सबको? तो आपको समझ आ गया प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस होगा, कब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। क्लियर है बेटा? समझ आ गई बात की नहीं? ठीक है फाइन। नाउ कम्स नेक्स्ट पार्ट कि आपने प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी प्रेडिक्ट होने के बाद आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कोई भी मेटल जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगी या नहीं करेगी। कोई भी मेटल है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती है या नहीं डिस्प्लेस कर सकती है। दैट इज ऑल्सो प्रेडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कैसे प्रेडिक्ट होगा, याद रखना, वही मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगी जो मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगी। वही मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगी जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगी। वही मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगी जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगी। कीप इट इन माइंड, ठीक है। जैसे अब मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, जैसे एक रिएक्शन है CH3COOH, और इसको अगर आप सोडियम से रिएक्ट करो तो सोडियम इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और यहाँ पे आ जाता है CH3COONA। ये रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, यहाँ पे माइनस प्लस क्योंकि मेटल है प्लस लिखेंगे, और साथ में हाइड्रोजन गैस इज फ्री। दिस इज पॉसिबल। लेकिन अगर आप इस रिएक्शन को ऐसे करना चाहो CH3COH+ कॉपर के साथ रिएक्ट, मतलब ये रिएक्शन होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है प्लस में 0.34 वोल्ट और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है नेगेटिव में। समझ आ गई वैसे? इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में किसमें होता है, नेगेटिव। जिस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव में होगा वो हमेशा हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगी इन एन स्टेट। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा है ना, तो उसको अगर डिस्प्लेस करना है तो उस मेटल से ही डिस्प्लेस होगी जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव। मैं आगे बताऊंगा क्यों। सिर्फ अभी तो बस 2 मिनट के लिए याद रखना है आपने, अगले उसमें मैंने समझा देना है सारा का सारा। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। वही मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगी जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, माइनस। प्लस वाली नहीं करेगी, प्लस वाली नहीं करेगी। इज दिस क्लियर टू ऑल? समझ आ गया बेटा सबको? क्लियर है सभी को? ठीक है फाइन। अब हम इसको जरा समझते हैं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। तो इसमें तीसरा फैक्टर है रिएक्टिविटी का। रिएक्टिविटी के फैक्टर से हमें समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। रिएक्टिविटी अगर हम बात करते हैं मेटल्स की, किसकी बात करते हैं, मेटल्स की। बेटा मेटल की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन लॉस पे। बहुत ध्यान से समझो, ये सारे टॉपिक ना बहुत कंफ्यूज करते हैं। मैंने पहले बोल चुका हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सब बोलते हैं डिफिकल्ट है, लेकिन इससे इंटरेस्टिंग और इससे इजी चैप्टर कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये यूट्यूब पे ही नजर आएगा डिफिकल्ट, बाकी कहीं डिफिकल्ट नहीं नजर आता है। कहीं पे भी पेपर में भी डिफिकल्ट नहीं, सिर्फ यूट्यूब में है बस। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, या ऑनलाइन क्लासेस में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी की। याद रखना, मेटल वो रिएक्टिव होती है जो इलेक्ट्रॉन लॉस करे। मेटल वो रिएक्टिव होती है जो इलेक्ट्रॉन लॉस करे। जो जितनी जल्दी लॉस करे वो उतना ज्यादा रिएक्टिव। समझ आ गई? समझ आ गई बात ना? जो मेटल रिएक्टिव होगी वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, जितनी ज्यादा लॉस करेगी उतनी ज्यादा रिएक्टिव होगी। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो इलेक्ट्रॉन लॉस करना है यानी कि ऑक्सीडाइज होना है। इलेक्ट्रॉन लॉस करना है यानी कि क्या होना है, ऑक्सीडाइज। इज दिस क्लियर टू ऑल? अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करना है तो ऑक्सीडाइज होना है। तो अगर ऑक्सीडाइज होना चाहिए तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए?
अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने लॉस करना है, मेटल ने इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? फिर समझो। हाँ, मैंने क्या बताया जब मैंने शुरुआत की, मैंने बताया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल। अब वहीं पे आ जाते हैं फिर दोबारा से, अब दिमाग में बैठ जाएगी चीज़। मैंने आपको बताया जब शुरुआत की तो मैंने बोला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, यही बोला। अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। तो अब मैंने बोला मेटल रिएक्टिव है। मैंने क्या कहा? मेटल रिएक्टिव है, यानी कि मेटल क्या करेगी बेटा जी? इलेक्ट्रॉन लॉस। मेटल क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन लॉस। इलेक्ट्रॉन लॉस यानी कि ऑक्सीडाइज। इलेक्ट्रॉन लॉस यानी कि ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइज करना है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम, रिडक्शन पोटेंशियल कम। रिडक्शन पोटेंशियल कम, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, ऑक्सीडेशन ज्यादा। तो अब आप इसको अगर क्रक्स करना है, अगर पूरे लेक्चर को अगर आप एक ढंग से सोचना चाहो तो आप सीधे बोलो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा, रिडक्शन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम, ऑक्सीडेशन। अगर क्रक्स करना है, बिल्कुल एक ही चीज याद रखनी है लेक्चर में, वो ये याद रखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा, रिडक्शन ज्यादा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा, रिडक्शन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम, ऑक्सीडेशन। बस इतनी सी याद होगी, सब चीजें याद हो जाएंगी। इज दैट क्लियर टू ऑल? मैंने बोला मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी तो रिएक्टिव होगी, यही बताया। मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी तो क्या होगी? रिएक्टिव। यही बताया ना, यही बताया। तो मेटल को अगर रिएक्टिव होना है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम। इज दैट क्लियर? तो मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम यानी कि रिएक्टिविटी ज्यादा। इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ आ गई बात? नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? गेन करेगी। इलेक्ट्रॉन गेन करेगी यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा। तो अगर नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा, रिएक्टिविटी ज्यादा। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नहीं काम आएगा, ये डी ब्लॉक में भी काम आएगा, ये 2-3 जगह और काम आएगा, ये जो मैंने आज बात बताई। और यहीं पे कंफ्यूजन है, यहीं पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टफ हो जाती है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा, रिडक्शन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम, ऑक्सीडेशन। मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करो, रिएक्टिविटी कब ज्यादा होगी मेटल की? जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा। और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी कब ज्यादा होगी? जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा। इज दैट क्लियर? मेटल की रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? 0। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? 0। तो जो रिएक्टिव मेटल होगी उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 से कम होना चाहिए ना, तो माइनस होगा ना। तो अभी पीछे जो मैंने बताया, मैंने क्या बताया? सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगी, क्योंकि सोडियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था? नेगेटिव। कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो रिएक्टिविटी कम, नेगेटिव है तो रिएक्टिविटी ज्यादा। इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ आ गई बात? तो दोनों चीजें समझ आई। अब क्यों? क्योंकि कंसेप्ट यहीं पे समझ आना था, हाइड्रोजन पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल? फाइन। तो अब आपको समझ आ गया कि हाँ भाई मेटल जो है रिएक्टिविटी ज्यादा के लिए उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम कर दो। जिस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगी, वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगी। जिस नॉन मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिएक्टिव ज्यादा होगी, वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगी। इज दैट क्लियर टू ऑल? ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगी, ज्यादा रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगी। ये समझ आ गई? मेटल मेटल को डिस्प्लेस करेगी, नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगी। क्लियर है सभी को? पर हाँ, दोनों में ज्यादा रिएक्टिव ही डिस्प्लेस करेगी। मेटल में रिएक्टिविटी ज्यादा होगी जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम हो जाएगा, नॉन मेटल में रिएक्टिविटी ज्यादा होगी जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ जाएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल? समझ आ गया सबको? ठीक है, फाइन। सो दिस इज अबाउट रिएक्टिविटी। चौथा फैक्टर है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर। नाउ व्हाट इज दिस ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर? ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होता है इलेक्ट्रॉन लॉस करना। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लॉस करना। सारे ध्यान दो बेटा। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर
यानी कि ऑक्सीडाइज करना, इलेक्ट्रॉन लॉस करना नहीं, ऑक्सीडाइज करना। इज दैट क्लियर टू ऑल? फिर से समझो, ये टर्म बड़ी कंफ्यूज करती है। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर यानी कि दूसरे को क्या करना, ऑक्सीडाइज। क्या करना, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर दूसरे को ऑक्सीडाइज करना है, यानी कि दूसरे को इलेक्ट्रॉन लॉस करवाने, दूसरे को इलेक्ट्रॉन लॉस करवाने। खुद क्या करेगा, गेन, क्योंकि दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींच के खुद को लेगा, तभी तो उससे लॉस करवाएगा, तभी तो लॉस करवाएगा उससे। अगर उससे इलेक्ट्रॉन लॉस करवा रहा है तो खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस। खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होगा जो दूसरे की तो ऑक्सीडेशन करे, खुद क्या हो जाए, रिड्यूस। और खुद रिड्यूस होना तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, खुद रिड्यूस होना तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल यानी कि रिडक्शन। इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ आ गई मेरी बात? तो वो मेटल, हाँ जी, वो मेटल जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो वो एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा, वो एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी रिडक्शन होगी, यानी कि वो दूसरे की क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन, यानी कि वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होता है जो दूसरे को क्या करे, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीडाइज। पर दूसरे को ऑक्सीडाइज तब करेगा जब खुद क्या होगा, रिड्यूस। समझ आ गई बात? खुद क्या होगा, रिड्यूस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेके खुद गेन करता है, तो खुद क्या होता है, रिड्यूस। तो जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आए तो बोला खुद रिड्यूस होगा। जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टर्म यूज करे तो क्या बोलोगे, खुद रिड्यूस होगा। खुद रिड्यूस होगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा। आगे बात समझ, समझ आ गई बात की नहीं? अब रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर यानी कि दूसरे को क्या करना है, रिड्यूस। दूसरे को क्या करना है, रिड्यूस। दूसरे को इलेक्ट्रॉन गेन कराना है तो खुद क्या करेगा, लॉस। दूसरे को इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो खुद क्या करेगा, लॉस, यानी कि अपनी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। जो दूसरे को रिड्यूस करेगा यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट है, वो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज। तो क्रक्स क्या है इस टर्म का, क्रक्स क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होगा, रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज होगा। उल्टा हो जाता है। समझ आ गई बात? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या होगा, रिड्यूस, और रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या होगा, रिड्यूस, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा। रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल कम, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ आ गई बात? नेक्स्ट आता है फिफ्थ कैरेक्टर इसका, दैट इज रिएक्टिविटी। अगर हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं, रिएक्टिविटी तो कर लिया, स्टोरेज एंड स्टरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपने स्टोर करना है किसी इलेक्ट्रोलाइट, स्टोरेज एंड स्टरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट को स्टोर करना है या स्टर करना है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, स्टोरेज एंड स्टरिंग। ध्यान सबका यहां पे, स्टोरेज जिस इलेक्ट्रोलाइट को जिस कंटेनर में स्टोर करना है, आप इलेक्ट्रोलाइट हाथ में लेके तो चलोगे नहीं, किसी कंटेनर में स्टोर करके लेके आओगे। क्लियर है सभी को? तो जिस कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट को स्टोर करेंगे, ध्यान सबका यहाँ पे, जिस कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट को स्टोर करेंगे या जिस स्पून से इलेक्ट्रोलाइट को स्टर करोगे, स्टरिंग समझते हो, उसको मिक्स करना। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो जिस कंटेनर में आपने इलेक्ट्रोलाइट को स्टोर करना है या जिस कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट को स्टर करना है, उस कंटेनर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों ज्यादा होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट के मुकाबले, इलेक्ट्रोलाइट के मुकाबले ज्यादा होना चाहिए। क्यों ज्यादा होना चाहिए? क्योंकि अगर उस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, और जो चीज ऑक्सीडाइज नहीं होगी वो सॉल्यूशन में आयंस नहीं बनेंगे। ऑक्सीडाइज होकर आयन बनाएंगे, आयन कहां चले जाएंगे, सॉल्यूशन। आयन कहां चले जाएंगे, सॉल्यूशन। जैसे कॉपर सल्फेट को मैं जिंक के कंटेनर में स्टोर करूं, वी हैव अ कंटेनर व्हिच इज मेड अप ऑफ जिंक, और इसमें मैं कॉपर सल्फेट को स्टोर करूं तो क्या होगा, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0.34 और जिंक का होता है -0.76। जिंक का कम है तो जिंक क्या होगा, ऑक्सीडाइज। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज, और ये क्या होगा, रिड्यूस। तो धीरे धीरे यहां से जिंक खत्म होना शुरू हो जाएगा, यहां से जिंक धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा, खत्म होना शुरू। क्यों खत्म होगा, क्योंकि जिंक ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, आयंस। आयंस किस में चले जाएंगे, सॉल्यूशन। तो इसलिए मैंने बोला, मैंने आपको ना बुक में बड़ी चीजें लिखी है, ऐसे होगा, बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज यूज की होगी। मैं टेक्निकल लैंग्वेज मैंने सीधे बोला, जिस मेटल को स्टर करने के लिए यूज कर रहे हो
जिस मेटल को स्टोरेज के लिए भी उसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट के मुकाबले जिसको स्टोर या स्टर करें, उससे सारी चीज़ें सॉल्व करें। इज दिस क्लियर टू ऑल? कोई डाउट? सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट्स एप्लीकेशन। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एनी डाउट फ्रॉम योर साइड यू कैन, जो चीज़